हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति पाल, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एम्स नागपुर। और मेरी नीट रैंक 4067 थी और मैं गया सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो आज हम जो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है उसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने फर्स्ट सेशन में किए थे। फिर हमने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए थे। आज हम करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, इज इट करेक्ट टू से दैट द फोटोसिंथेसिस occurs only in leaves of a plant? Besides leaves, what are the other parts that may be capable of carrying out photosynthesis? Justify. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो वो पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस क्या सिर्फ लीव्स ऑफ अ प्लांट में होता है? क्या ये सही है कि सिर्फ लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है? और अगर लीव्स को छोड़ के कहीं अदर पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्या ऐसा सच है? और अगर है तो हमें उसको जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहले जो मेन साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो तो हमारा लीव्स ही होते हैं। लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि लीव्स में ही हमारे जो भी पिगमेंट्स होते हैं, जो भी हमारा क्लोरोफिल और एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो लीव्स में ही होते हैं। और लीव्स में जो मेजर फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स के अंदर ही होता है। पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कहीं और भी होता है क्या? तो फोटोसिंथेसिस जो है मेनली मतलब मेजॉरिटी हमारा लीव्स में होगा। ठीक है, लीव्स ऑफ ऑल ग्रीन प्लांट्स में होगा। तो जो लीव्स हैं उनमें ऐसे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटिनॉइड्स हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। तो ये हमारे सोलर रेडिएशन को ट्रैप करते हैं और सोलर एनर्जी को हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी हमारा जो भी शुगर सिंथेसिस है एनर्जी के फॉर्म में, वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से होता है। इतना तो हमें पता है। तो लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सारे प्लांट्स लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन वो अपने अदर पार्ट्स ऑफ द जो अदर पार्ट्स हैं प्लांट के उसको मॉडिफाइड कर लेते हैं ताकि वो भी फोटोसिंथेसिस कर सके। यानी लीव्स तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उनके पास और मॉडिफाइड पार्ट्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। तो ये हमने देखा। तो अब एग्जाम हमें जस्टिफाई करना है। हमने ये तो बोल दिया कि ठीक है, अदर पार्ट्स में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, पर अब हमें जस्टिफाई करना है तो कहाँ कहाँ फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि रूट्स रूट्स में हमारा फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो रूट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? तो उन्होंने उनको क्लोरोफिल चाहिए टू स्टार्ट फोटोसिंथेसिस। तो अगर रूट्स में हमारा क्लोरोफिल पहुंच जाता है, मॉडिफाई हो जाते हैं रूट्स, तो उन्हें हम एसी मिलिट्री रूट्स कहते हैं। और ऐसे रूट्स जो हैं हमें ट्रापा और टाइनोस्पोरा नाम के प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो एसी मिलिट्री रूट्स हैं इनमें हमारा क्लोरोफिल होगा, तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो रूट एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब हम आते हैं कि क्या हमारा स्टेम जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकता है? तो हमारा ओपनशिया जो प्लांट है उसमें स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाता है टू टेक द फंक्शन ऑफ लीव्स, क्योंकि इसमें लीफ जो है स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाइड है। तो इसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? तो स्टेम में होगा। तो स्टेम में होगा और ये स्टेम क्या होगा? फ्लैट हो जाएगा, थिक हो जाएगा और सक्यूलेंट हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। और इसे हम फाइलोक्लेड बोलेंगे, इस स्टेम को, मॉडिफाइड स्टेम को जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है। तो स्टेम एज अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन हमें देखने मिलेगा ओपनशिया में, जहां ये स्टेम जो है हमारा फाइलोक्लेड बन जाएगा, मॉडिफाइड स्टेम जिसे हम फाइलोक्लेड कहेंगे, जो फ्लैट हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा और थिक हो जाएगा। तो इसने क्या किया? लीव्स के फंक्शन को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि लीव्स तो यहाँ है ही नहीं, लीव्स मॉडिफाइड है इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। तो हमारा फाइलोक्लेड ऑफ ओपनशिया हो गया स्टेम एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। अब हमें देखना है कि पेटियोल एज फोटोसिंथेटिक ऑर्गन किस में होता है। तो जो ऑस्ट्रेलियन
अकेशिया प्लांट है उसमें जो पेटियोल है वो क्या करता है, फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि क्यों करता है कि क्योंकि लीफ लैमिना जो है वो जल्दी फॉल ऑफ हो जाती है। तो पेटियोल को जो है हमारा पेटियोल को हमारा फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट जो है उसमें हमारा पेटियोल्स जो है वो कैरी आउट करते हैं द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा मॉडिफाइड ऑर्गन। लीव्स को छोड़ के कहाँ हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो पेटियोल में हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो रूट मॉडिफाई होके फोटोसिंथेसिस करवा सकते हैं, स्टेम मॉडिफाई होके करवा सकता है, पेटियोल मॉडिफाई होके फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। एग्जांपल्स हमने देखा ट्रापा, टाइनोस्पोरा। स्टेम के अंदर हमने देखा ओपनशिया और पेटियोल के अंदर हमने देखा ऑस्ट्रेलियन एकेशिया। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द इंटायर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ रिएक्शंस वेयर इन द सेल डू ईच ऑफ दीज टेक प्लेस। तो हमसे पूछ रहा है ये रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये कहाँ होते हैं सेल के अंदर, हमें इसका लोकेशन बताना है इन रिएक्शंस का। तो पहला है हमारा सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो जो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच है वो कौन से रिएक्शन में होता है, ये हमको पता है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसाइज होता है और प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं, इतना हमें पता है। तो ये लाइट रिएक्शन का साइट पूछ रहा है इनडायरेक्टली हमसे। तो लाइट रिएक्शन का साइट होता है आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच होता है आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। फिर आते हैं हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है वो हमने एमसीक्यूज में भी किया था कि Mn2+ और Cl- के प्रेजेंस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। और ये कहाँ होता है, तो ये होता है ऑन द इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो लाइट रिएक्शन होगा आउटर साइड में और फोटोलिसिस होगा इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है ये इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होता है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन आउटर साइड पे हो रहा है तब, जबकि इनर साइड पे हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है। तो ये हुआ हमारा इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फिर हम आते हैं कि हमारा फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ हो रहा है। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 कब होता है, तो ये डार्क रिएक्शन का पार्ट है। तो डार्क रिएक्शन का हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, डार्क रिएक्शन का लोकेशन। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। तो ये हुआ हमारा आंसर कि हमारा फिक्सेशन ऑफ CO2 कहाँ होगा। तो फिक्सेशन ऑफ CO2 हमारा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा जहां हमारा डार्क रिएक्शन हो रहा है, और डार्क रिएक्शन ही तो है हमारा फिक्सेशन ऑफ CO2। फिर हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। तो जो सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल है वो हमारा कैल्विन साइकिल में होता है। तो कैल्विन साइकिल हमारा C3 साइकिल जो है वो भी हमारा कहाँ होगा, वो भी हमारा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में ही होगा। तो सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल हमारा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में होगा। फिर हम आते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टार्च। तो जो हमारा स्टार्च का सिंथेसिस है वो हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जबकि सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होता है हमारा सिंथेसिस ऑफ शुगर मॉलिक्यूल होता है हमारा स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, जहां पे हमारा डार्क रिएक्शन होता है। और सिंथेसिस ऑफ स्टार्च होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिर हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Which property of the pigment is responsible for its ability to initiate the process of photosynthesis? Why is the rate of photosynthesis higher in red and blue regions of the spectrum of light?
तो हमसे पूछ रहा है कि क्या प्रॉपर्टी है एक पिगमेंट की कि वो इनिशिएट कर पाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को, और क्यों हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है इन रेड एंड ब्लू रीजन्स। तो रेड और ब्लू रीजन्स ऑफ लाइट जब प्लांट पे पड़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ज्यादा होता है। तो ये ऐसा क्यों है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और साथ ही पूछ रहा है कि क्या प्रॉपर्टी होती है ऐसी पिगमेंट की कि वो इनिशिएट कर पाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो हमारा पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स, जो भी हमारे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। यानी हमें पता है कि वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो डिफरेंट प्लांट पिगमेंट्स जो हैं उनका डिफरेंट एबिलिटी होगा टू एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। और ये जो एब्जॉर्ब लाइट है वो क्या करेगी, एक्साइट करेगी इलेक्ट्रॉन को इन द रिएक्शन सेंटर, और यही इनिशिएट करेगा हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को। तो हमें क्या समझ में आया कि जो पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में वो डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन का जो है एक्साइटेशन होता है इन द रिएक्शन सेंटर, और इस एक्साइटेशन के वजह से ही हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो पाता है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया। अब हम आते हैं कि व्हाई इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्यों हाई है इन रेड एंड ब्लू रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि इनके इस रीजन में मैक्सिमम एनर्जी है। यानी कि अगर इस रीजन में लाइट पड़ेगी तो हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर्स, जो भी हमारे P680 और P700 हैं, हमारे PS2 और PS1 रिस्पेक्टिवली। यानी PS1 का P700 और PS2 का P680 नैनोमीटर्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसमें रेड और ब्लू रीजन्स की लाइट पड़ेगी तो वो उनको ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो इजीली एक्साइट हो पाएंगे। ठीक है, और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो पीक शो करता है इन द रीजन्स ऑफ रेड एंड ब्लू लाइट। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी जो है वो पीक शो कर रहा है, यानी कि इस रीजन में मैक्सिमम रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब होती है, और अगर मैक्सिमम रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी तभी हमारा जो है मैक्सिमम एनर्जी गेन होगी, और मैक्सिमम एनर्जी गेन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली एक्साइट हो पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्साइट करने के लिए हमारे पास जो रेड और ब्लू रीजन है उसमें जो है लाइट आनी चाहिए। तो यही हमारा रीजन है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी वो पीक दिखा रहा है, और इन रीजन्स में लाइट पड़ने पे मैक्सिमम एनर्जी गेन होती है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फिर हम आते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, what can we conclude from the statement that the action and absorption spectrum of photosynthesis overlap? At which wavelength do they show peaks? तो हमसे पूछ रहा है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है ये दोनों ओवरलैप करते हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं और कौन सी वेवलेंथ पे ये पीक्स शो करते हैं। तो एक एक करके हम इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये हमारा दिखा रहा है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये हमारा क्लोरोफिल ए है, ये हमारा क्लोरोफिल बी दिख रहा है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, ये हमारा कैरोटिनॉइड्स दिख रहा है। तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, डिफरेंट पिगमेंट्स जो भी हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। अब हमें क्या देखना है, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये हुआ हमारा लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसे कहते हैं हम एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अब हम अगर इन दोनों ग्राफ्स को सुपर इम्पोज कर दें
तो ये हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है। तो जब हम सुपर इम्पोज्ड एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम, तो जब हम सुपर इम्पोज कर देते हैं दोनों एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को, तो क्या होता है कि जो रीजन ऑफ रेड और ब्लू लाइट है, उसमें जो क्लोरोफिल ए और बी है, वो मैक्सिमम लाइट एनर्जी को ले पा रहे हैं और आ रहे हैं। हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे सुपर होने के बाद ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो जो हमारा रेड और ब्लू लाइट का रीजन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 430, जो रेड लाइट हमारा 660 टू 670 नैनोमीटर है, और ब्लू लाइट हमारा 430 टू 470 नैनोमीटर, और 390 टू 430 नैनोमीटर, यानी ब्लू और वायलेट है। तो इसमें जो हमारा देख सकते हैं हम कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा है। तो इन रीजन्स में हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हो रहा है। तो हमने कंक्लूड क्या किया, तो एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जब हमने ओवरलैप करवाया, तो हमें ये पता चला कि जो रेड और ब्लू लाइट है वहां पे हमारा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि वहीं पे हमारा ग्राफ्स में पीक शो कर रहा है हमारा ग्राफ, कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें जहां पे पीक आ रहा है वहीं पे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हमारा मैक्सिमम दिख रहा है। यानी रेड लाइट और ब्लू लाइट में हमारा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अगर ये दोनों लाइट हम प्लांट के ऊपर डालेंगे तो प्लांट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लाइट एनर्जी हार्नेस होगी और इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइट होंगे। तो ये हमें पता चलता है इस ग्राफ से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस आर C4 प्लांट्स सुपीरियर टू C3 प्लांट्स। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि कौन से कंडीशंस में जो C4 प्लांट्स हैं वो सुपीरियर हैं C3 प्लांट्स से। तो सबसे पहला कंडीशन है हमारा हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे जो है हमारा C4 प्लांट्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, और सरवाइव भी कर सकते हैं और इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी दिखाते हैं। जबकि C3 प्लांट्स जो हैं वो डिक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं एट हाई टेम्परेचर्स। तो हमने पहला देखा कि हाई टेम्परेचर्स पे C4 प्लांट्स इंक्रीज्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, और C3 प्लांट्स हमारा डिक्रीज्ड फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं एट हाई टेम्परेचर्स। फिर नेक्स्ट है हमारा लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन की जब बात करेंगे हम, तो उसमें भी हमारा C4 प्लांट्स जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस एट अ गुड रेट, जबकि C3 प्लांट्स जो है अगर CO2 लो होगा तो वो हमारा फोटो रेस्पिरेशन करने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। तो C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करने लगेंगे, और वो जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे C4 प्लांट्स बेटर हुए, क्योंकि वो लेस CO2 कॉन्सेंट्रेशन में भी वेस्टफुल प्रोसेस नहीं करेंगे, फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, जबकि C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन करने लगेंगे। तो ये हुआ हमारा सेकंड रीजन। फिर और क्या रीजंस हम दे सकते हैं, तो ये तो हमने देख लिया, फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं एट लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद और हम क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को ही हम उल्टा ऐसे लिख सकते हैं कि जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, यानी वो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पीईपी कार्बोक्सिलेज होता है C4 साइकिल में वो इनसेंसिटिव टू O2 होता है एंड डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। जबकि C3 प्लांट्स में जब भी हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो CO2 फिक्सेशन करना ही छोड़ देंगे, और क्या करने लगेंगे, वो क्या करेंगे, वो हमारे फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चले जाए। तो हमें हमारा हाई प्लांट्स जो है वो इंक्रीज रेट ऑफ दिखा, प्लांट हमारा फोटो
हैं। वैसे ही लो न्यूट्रिशन CO2 प्लांट जो है वो आराम से यूज करते हैं। मैं कोई होती कि जो हमारे सी प्लांट्स है लो टू रेस्पिरेशन लगते हैं, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस। हम देखा अगर टू कॉन्सेंट्रेशन लो है यानी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा को हमारा C4 प्लांट्स टॉलरेट कर लेते हैं, पर C3 प्लांट्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और वो फोटो रेस्पिरेशन करने लगते हैं, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। तो ये 3 रीजंस हमने देखे कि क्यों हम जो से, तो ये थे हमारे रीजन C4 प्लांट्स के सुपीरियर होने के। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। इन द गिवन फिगर बिलो ब्लैक लाइन इंडिकेट्स एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारा फिर से एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि ब्लैक लाइन जो है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम को दिखा रहा है, और लोअर लाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हमने अभी भी देखा तो हमें पता है ऊपर वाला लाइन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या एक्शन स्पेक्ट्रम को दिखा रहा है, और नीचे वाला लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल A को दिखा रहा है। अब इस ग्राफ से हमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं कि व्हाट डज द एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट, हाउ कैन वी प्लॉट एन एक्शन स्पेक्ट्रम, फिर हाउ कैन वी डिराइव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर एनी सब्सटेंस, और लिस्ट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो पहला है हमारा कि व्हाट डज द एक्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट, यानी एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है हमें, और हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रम को। तो क्या था हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम क्या इंडिकेट करता है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम हमारा इंडिकेट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो हमने देखा कि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, वो हमें दिखाता है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम को हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट, हम एक वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को डालना शुरू करेंगे प्लांट पे, और देखेंगे कि कौन से वेवलेंथ्स में जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो ऐसे हम प्लॉट कर पाएंगे हमारा जो एक्शन स्पेक्ट्रम है उससे। तो प्लॉट कैसे करते हैं हमने देख लिया। फिर हम आते हैं कि हाउ कैन वी डिराइव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर एनी सब्सटेंस। तो आप अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, कोई भी सब्सटेंस है आप उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कैसे हाउ कैन वी डिराइव, तो हम कैसे डिराइव करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम B तक करेंगे। तो हाउ कैन वी डिराइव एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर एनी सब्सटेंस, तो आप कैसे डिराइव कर सकते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट एंड द ग्राफ इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ दैट पिगमेंट। तो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, यानी एक पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी क्लोरोफिल A जो है हमारा मैक्सिमम जो वेवलेंथ है वो इन वेवलेंथ्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है, और इन्हीं वेवलेंथ्स पे हमें मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी मिल रहा है। यानी कि ग्राफ को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें समझ में आ गया कि एक पिगमेंट जो है कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को कितना एब्जॉर्ब करता है। यानी क्लोरोफिल A 500 नैनोमीटर को बहुत कम एब्जॉर्ब करता है, पर इस वेवलेंथ को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इस वेवलेंथ को भी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे हम डिराइव करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एनी सब्सटेंस। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन हमें बताने हैं, और एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते क्या है लाइट रिएक्शन के। तो हमने देखा लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH प्रोड्यूस होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, और इनर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। तो हम यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH का प्रोडक्शन होगा, जो कि डार्क रिएक्शन में फिर फर्दर यूज होगा। साथ ही
हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा। ठीक है, तो पहला तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो जो हमारे फोटो सिस्टम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करेंगे और फाइनली फेरेडॉक्सिन के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे, जिससे कि हमारा एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा। यानी एटीपी और एनएडीपीएच क्यों बना, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गए और उन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच किया। फिर हमारा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन गैस ऑन द इनर सरफेस ऑफ थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये प्रोटॉन्स ही हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म करेंगे और प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से ही एटीपी सिंथेज जो है हमारा एटीपी सिंथेसाइज कर पाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, फिर हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स गए, जिससे हमारा एटीपी और एनएडीपीएच बना। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ, जिससे हमारे पास प्रोटॉन्स आए, प्रोटॉन्स ने प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाया और प्रोटॉन ग्रेडियंट से ही हमारे एटीपी सिंथेस ने एटीपी सिंथेसाइज किया। तो इतना हमें समझ में आया। फिर हमारे पास पूछ रहा है कि एंड प्रोडक्ट्स क्या है लाइट रिएक्शन के। तो लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है लाइट रिएक्शन के बाद वो हमारा किस फॉर्म में है, एटीपी और एनएडीपीएच के फॉर्म में है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। फिर आता है हमारा एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन क्या है, मेनली एटीपी और एनएडीपीएच, क्योंकि यही एटीपी और एनएडीपीएच फिर डार्क रिएक्शन में यूज होगा। तो ये है हमारे एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। इन द डायग्राम गिवन बिलो व्हाट इज लेबल ए बी एंड सी, व्हाट टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन इज दिस। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइट यहाँ पे दे रखा है, यानी कि जो है हमारा जो है जो अबव डायग्राम है वो किसको डिनोट कर रहा है, ए बी और सी हमारे पास क्या है। तो ये हमारा फोटो सिस्टम 1 है। क्यों, क्योंकि हमारा फोटो सिस्टम 1 में ही हमारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो ये लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ रही है इस सी पे, तो लाइट सी पे पड़ रही है, तो सी हमारा होना चाहिए फोटो सिस्टम 1। और फोटो सिस्टम 1 में जो हमारा सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो हमारा फोटो सिस्टम 1 का 700 नैनोमीटर, तो P700 से हम करेंगे। तो जो सी हुआ हमारा वो हमारा P700 हुआ। तो यहाँ पे P700 नैनोमीटर जो है वो लाइट को रिसीव करेगा। और यहाँ पे तो ये हुआ फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 का होता है 700 नैनोमीटर और फोटो सिस्टम 2 का होता है 680 नैनोमीटर। तो ऐसे ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। फिर हम आते हैं कि हमारा ए क्या होगा। तो ए जो है हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ से P700 एक्साइट हुआ और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन गए, और फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, हमने अभी अभी देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, और वहीं से हमारा एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास तो हम फिर से देखते हैं कि लाइट अगर दे रखा है तो हमारा लाइट रिएक्शन हो रहा है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स भी दे रखे हैं एटीपी। तो लाइट रिएक्शन हो रहा है तो फोटो सिस्टम 1 होगा। फोटो सिस्टम 1 जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है वो 700 नैनोमीटर्स पे करता है। 700 नैनोमीटर्स एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो वेवलेंथ है वो कहाँ जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जाती है। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के बाद वो कहाँ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं,
और फाइनली जो है हमारा एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। तो हमारा ए बी और सी हमने देख लिया कि सी हमारा P700 है, ए हमारा जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर है और बी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इसमें कौन सा फोस्फोराइलेशन पॉसिबल होगा? तो ये हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि हमारा सिर्फ फोटो सिस्टम 1 जो है वो फंक्शनल है और ये प्रोडक्शन ऑफ एटीपी करवा रहा है। तो ये कब होता है? तो ये तभी होता है व्हेन लाइट्स ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। तो हमें 700 नैनोमीटर चाहिए, यानी कि बियॉन्ड 680 नैनोमीटर हमको वेवलेंथ चाहिए। तो ये तभी होगा जब बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ हमें मिलेंगी। तो और ये होता कहाँ है? तो स्ट्रोमा लैमेले के अंदर होता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। Why is the Rubisco enzyme more appropriately called RUBP carboxylase oxygenase? And what important role does it play in photosynthesis? तो हमसे बोल रहा है कि क्यों हम रुबिस्को को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज बोलते हैं और क्या रोल है इसका फोटोसिंथेसिस में। तो RUBP कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर ऑफ द एंजाइम की वजह से, क्योंकि ये कभी कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा और कभी ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा। इसकी एफिनिटी दोनों CO2 और O2 के लिए है, पर ज्यादा या जनरली किसके लिए है? मोर एफिनिटी है फॉर CO2। ठीक है, तो अब जो इन्वायरमेंट में CO2 और O2 का कंसंट्रेशन होगा वो डिटरमाइन करेगा कि कौन बाइंड करता है एंजाइम के साथ। ठीक है, तो जब नॉर्मल कंडीशंस में CO2 और O2 कंसंट्रेशन नॉर्मल होता है तो इसकी ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? CO2 के लिए। तो ये किसके तरह बिहेव करेगा? ये कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा और CO2 को फिक्स करेगा बाय कंबाइनिंग राइबोलोज बाइफॉस्फेट और C3 साइकिल में नॉर्मली ऑपरेट करेगा एंड क्या करेगा? ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेगा इन द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो नॉर्मली रहा तो नॉर्मली C3 प्लांट्स में जो है RUBP कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, CO2 को फिक्स करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा फर्स्ट स्टेप में। लेकिन अगर O2 का कंसंट्रेशन ऊपर जाता है और CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और अब कौन सी साइकिल होगी? C2 साइकिल होने लगेगी, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा अब, जहां पे हमारा RUBP जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट बना लेगा, जबकि उसको बनाना क्या था? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो हमारा तो ये कब होगा? जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया है? उनको पता है कि अगर O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ये RUBP तो ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने लगेगा। वो पर C4 प्लांट्स ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया इसके अगेंस्ट। तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 करते हैं एट द एंजाइम साइट एंड इंक्रीज द इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। इनके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हैं। तो जो यहाँ पे RUBP होगा वो हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इनके पास ऐसे मैकेनिज्म्स हैं कि वो CO2 को भेज रहे हैं एंजाइम साइट पे। वो चाहते ही नहीं है कि RUBP कभी हमारा ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करे और हमारा नुकसान कराए। ऐसा क्यों कोई चाहेगा? तो C4 प्लांट्स ने ऐसे मैकेनिज्म डिराइव कर लिए, जबकि C3 प्लांट्स ने ऐसा नहीं किया। तो उसमें फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है अगर हमारा O2 कॉन्सेंट्रेशन जो है हद से ज्यादा बढ़ता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। What special anatomical features are displayed by leaves of C4 plants
how do they provide advantage over the structure of C3 plants? तो हमसे बोल रहा है कि C4 प्लांट्स में क्या स्पेशल एनाटॉमिकल फीचर्स हैं और क्या एडवांटेज है C3 प्लांट से। तो हमने देखा एक तो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो क्या है ऐसे एनाटॉमिकल फीचर्स? तो पहला तो है हमारा क्रैन्स एनाटॉमी। तो C4 प्लांट्स के पास ना क्रैन्स एनाटॉमी होती है इन देयर लीव्स। तो अब क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है कि जो बंडल शीट सेल्स हैं उनको सराउंड करते हैं हमारा क्लस्टर ऑफ मेसोफिल सेल्स इन अ रिंग लाइक मैनर। ठीक है, तो जो बंडल शीट सेल्स हैं उनको मेसोफिल सेल्स सराउंड करते हैं इन अ रिंग लाइक मैनर। और इसमें यहाँ पे ना टू टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट और ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट। तो हमारे पास एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट किस में होते हैं? एक ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट हमारे बंडल शीट सेल्स में होते हैं और ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट हमारे मेसोफिल सेल्स में होते हैं। तो हमें तो पहले तो याद रखना है कि बंडल शीट सेल्स को मेसोफिल सेल्स सराउंड करते हैं। और हमारे पास जो हमारे पास ए ग्रैनुल क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ होंगे? वो बंडल शीट्स ऑफ सेल बंडल शीट सेल्स में होंगे। और ग्रेनुल क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ होंगे? वो हमारे पास मेसोफिल सेल्स में होंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा क्रैन्स एनाटॉमी है क्या। अब ये क्रैन्स एनाटॉमी जो है उसके क्या फायदे हैं? जो क्रैन्स एनाटॉमी है उसके वजह से जो CO2 कंज्यूम होता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन जनरेट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कम होगा क्योंकि CO2 यूज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। लेकिन क्रैन्स एनाटॉमी के वजह से जो CO2 लेवल्स हैं अराउंड रूबिस्को in bundle sheet cells will always be more, and it will continue to fix carbon dioxide and not give rise to photorespiration। तो ये हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि क्रैन्स एनाटॉमी के वजह से जो हमारा CO2 कॉन्सेंट्रेशन है अराउंड रूबिस्को एंजाइम वो कभी भी कम नहीं होगा, वो हमेशा ज्यादा ही होगा। और इस ज्यादा CO2 कॉन्सेंट्रेशन की वजह से कभी भी हमारा C4 प्लांट जो है वो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं करेगा। बिकॉज ऑफ दिस क्रैन्स एनाटॉमी जो CO2 है वो बंडल शीट सेल्स के अराउंड इंक्रीज होगा। तो जो बंडल शीट सेल्स हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन हो रहा है हमारा रूबिस्को अराउंड एंजाइम के अराउंड, ताकि वो ऑक्सीजनेस की तरह एक्ट ना करे। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है हमारा ज्यादा होगा रूबिस्को के अराउंड, तो ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा और ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा। तो फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में तो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि हमेशा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन रूबिस्को के अराउंड इंक्रीज रहेगा। तो कभी भी हमारा क्या नहीं होगा? फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो इससे क्या मदद मिलती है? तो जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं और कार्बन फिक्सेशन जो है हाईली एफिशिएंट होगा। फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो काफी एफिशिएंटली होगा। और इसके वजह से अगर एफिशिएंट आप कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेंगे तो आप एफिशिएंटली फूड या शुगर्स बना पाएंगे। तो ये हायर अमाउंट ऑफ बायोमास बनाते हैं एज कंपेयर टू द C3 प्लांट्स। तो हायर अमाउंट ऑफ बायोमास कौन बनाता है? C4 प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्या है? उनके पास क्रैन्स एनाटॉमी है जो कि एक एफिशिएंट वे है हमारे पास ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, नेम द टू इम्पोर्टेंट एंजाइम्स ऑफ C4 पाथवे, और उनका रोल बताना है CO2 फिक्सेशन में। C4 पाथवे हमारा जो C4 पाथवे है जहाँ पे फर्स्ट हमारा कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो C4 पाथवे में मेन दो एंजाइम्स कौन है? पहला है हमारा PEP कार्बोक्सिलेज। तो PEP कार्बोक्सिलेज है वो प्राइमरी एंजाइम है
जो हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 को लेगा और पीपी के साथ मिला के क्या हमारा हमारा बना देगा ऑक्सैलो एसीटेट, जो 4 कार्बन प्रोडक्ट है। और ये रिएक्शन कौन कैटलाइज करेगा? पीपी कार्बोक्सिलेज। तो पहला जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है वो हमारा पहले ही स्टेप में आ गया कि पहले स्टेप में जो CO2 है वो हमारा पीपी के साथ रिएक्शन करेगा, और पीपी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है वो क्या कर देगा, CO2 और पीपी को मिला के ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। फिर आता है हमारा रुबिस्को। तो अब रुबिस्को क्या करेगा, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो फॉर्म हुआ मेसोफिल सेल्स में वो कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड और ट्रांसफर होता है टू द बंडल शीट सेल्स। और ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड पायरुवेट। कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर जो है कहाँ जाएगा, C3 साइकिल में। तो रुबिस्को जो है प्राइमरी एंजाइम है दैट कैटलाइजेस द रिएक्शन C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो C4 पाथवे में जो कैल्विन साइकिल है वो कहाँ होती है, बंडल शीट सेल्स में। और क्योंकि एंजाइम रुबिस्को जो है बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो रुबिस्को एंजाइम जो है बंडल शीट सेल्स में प्रेजेंट रहेगा और वहीं पे हमारा C3 साइकिल होगा। और इसीलिए हमारा रुबिस्को एंजाइम जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम होगा इन C4 पाथवे, क्योंकि C4 पाथवे में हमारा पहला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म होता है, उसके बाद हमारा कैल्विन साइकिल भी होता है C4 पाथवे में। तो दोनों साइकिल्स तो C3 में तो सिर्फ कैल्विन साइकिल होती है, पर यहाँ पे हमारा C4 में भी कैल्विन साइकिल होती है। तो पहला तो हो गया हमारा पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, और दूसरा हो गया हमारा रुबिस्को। तो ये दोनों एंजाइम्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट एंजाइम्स, और इनका रोल हमने देख लिया कि क्या रोल है, कि ये कैसे CO2 को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। फिर हम आते हैं व्हाई इज रुबिस्को एंजाइम द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। रुबिस्को ना दुनिया में सबसे अबंडेंट एंजाइम है। क्यों है ऐसा? तो जो रुबिस्को एंजाइम है वो सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, आप देखिए C3 प्लांट्स में तो है ही, C4 प्लांट्स में भी रुबिस्को आ गया। तो हमारे पास C3 प्लांट्स में भी है, C4 प्लांट्स में भी है, यानी कि सारे ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में है। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन को 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट करता है और बेसिस बनाता है ग्लूकोज सिंथेसिस के लिए। तो ये C3 प्लांट में भी है, C4 प्लांट में भी है बंडल शीट सेल्स में, और हमारा क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में भी रुबिस्को एंजाइम है। इतना तो छोड़िए, ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया और डाइनोफ्लैजेलेट्स में भी है, और यूनिसेल्युलर फोटोसिंथेटिक एल्गी में भी है, जो हमारे CO2 को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 30-50% ऑफ द टोटल सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ क्लोरोप्लास्ट को बनाता है, और इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड के नाम से हम जानते हैं। तो ये कैल्विन साइकिल को कैटलाइज करता है, और C4 साइकिल में भी हमारा बंडल शीट सेल्स में कैल्विन साइकिल हो रही है, तो उसको भी ये कैटलाइज करता है। तो रुबिस्को हमारा एक प्लांट अगर C3 प्लांट है तो उसमें तो रुबिस्को होगा ही, दूसरा प्लांट हमारा C4 प्लांट है उसमें भी रुबिस्को होगा। उसके बाद हम गए क्रैसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट के पास, उसके पास भी रुबिस्को है। फिर हम गए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया, उसके पास भी रुबिस्को है। फिर हमारा यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक एल्गी के पास गए, उसके पास भी रुबिस्को है। यानी अब हर प्लांट से पूछो तो सबके पास रुबिस्को है, इसीलिए ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि इट मेक्स अबाउट 20-25% ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन इन लीव्स and is made on the earth at the rate of 100 kilograms per second, यानी 100 kilograms per second के रेट से
जो रुबिस्को है वो अर्थ पे बनाया जा रहा है, इतनी इतनी ज्यादा रुबिस्को की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज्यादा है कि 100 kg/सेकेंड के हिसाब से रुबिस्को अर्थ पे बन रहा है। और हम ऐसा एस्टिमेट करते हैं कि एवरी पर्सन ऑन अर्थ इज सपोर्टेड बाय अबाउट 44 kg ऑफ रुबिस्को, यानी 44 kg ऑफ रुबिस्को हमें चाहिए, हमें सपोर्ट करने के लिए 44 kg ऑफ रुबिस्को जो है चाहिए एवरी पर्सन ऑन द अर्थ के लिए। तो ये तो इससे हम बता सकते हैं कि रुबिस्को जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन 1000 तरीके से इन्होंने पूछा है। व्हाई फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द C4 प्लांट्स? C4 प्लांट्स क्रांस एनाटॉमी बंडल शीट सेल्स में होता है रुबिस्को, और बंडल शीट सेल्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं ये, क्योंकि मेसोफिल सेल्स है जो हमारे पास। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट्स, तो इनके पास मैकेनिज्म है टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2। क्या मैकेनिज्म है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड सिंथेसाइज करते हैं ये मेसोफिल सेल्स में, उसको कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड चला जाता है बंडल शीट सेल्स में और वहां पे ब्रेक कर देते हैं उसको CO2 में। तो CO2 इंक्रीज रिलीज होता रहता है वहां पे, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ते रहता है। और बंडल शीट सेल्स की ना जो वॉल्स हैं वो भी थिक है, तो थिक वॉल्स के वजह से जो हमारा CO2 है वो बाहर भी नहीं निकल पाता, तो थिक वॉल्स की वजह से CO2 एस्केप नहीं कर पाता, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा उस बंडल शीट सेल में। तो इससे क्या होता है, इससे इंश्योर होता है कि जो रुबिस्को है बंडल शीट सेल्स में वो हमेशा कार्बोक्सिलेज की तरह एक्ट करे, उसको ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी दिखाने का मौका ही ना मिले। तो हमेशा रुबिस्को कैसे एक्ट करेगा? एज कार्बोक्सिलेज, CO2 कंसंट्रेशन जो है वो इतना ज्यादा है। तो हमने क्या देखा कि C4 प्लांट्स में 2 डिफरेंट सेल्स होते हैं इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहला तो है हमारा बंडल शीट सेल्स और दूसरा है हमारा मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, और ये जो मेसोफिल सेल्स हैं वो बंडल शीट सेल्स के अराउंड क्लस्टर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। ठीक है, इतना हमने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है। अब जो मेसोफिल सेल्स हैं वहां पे एक एंजाइम है PP कार्बोक्सिलेज, और ये PP कार्बोक्सिलेज क्या करेगा, CO2 और PP को मिला के ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना देगा। फिर ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलिक एसिड ब्रेक डाउन होगा कहाँ जाके, बंडल शीट सेल्स में, टू फॉर्म CO2, और CO2 बनाएगा हमारा। तो CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा बंडल शीट सेल्स में ज्यादा ही होगा। तो देर इज नो लॉस ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन, कोई भी हमारा वेस्ट नहीं हो रहा, वेस्टफुल प्रोसेस नहीं हो रहा, क्योंकि रुबिस्को को हमने फोर्स किया है कि तुम तो भाई कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी दिखाओगे, हम तुमको ज्यादा ऑक्सीजन देंगे ही नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है इन द बंडल शीट सेल्स। तो ये थे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको चैप्टर का आइडिया लगता है, और आपको यानी क्वेश्चंस के थ्रू आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इन सब क्वेश्चंस को आप जब ओवरऑल देखें तो आपको पता चलता है कि वो एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। मेनली 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसी के अराउंड एग्जामिनर्स घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नया वो नहीं पूछते, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ही पूछी जाती हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।